हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से साइंस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और होना भी चाहिए। चलिए आज देखते हैं बायोलॉजी का क्लास। बायोलॉजी में हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसमें भी लेक्चर 6 तक हो चुका है। आई होप आप लोग लेक्चर 6 तक कर चुके होंगे। आज लेक्चर 7 देखेंगे, लेकिन जो लेक्चर में 6 में हम पढ़ाएँ उसको स्पीड में एक बार रिवीजन करेंगे और फिर लेक्चर 7 को आगे बढ़ाएंगे। तो लेक्चर 6 में हम लोग जो पढ़े थे सिर्फ बोलेंगे, देखते हैं कैसे होगा। तो हम लोग लेक्चर 6 में देखे थे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी उसके अंदर का देखे थे कि कैसा होता है। क्योंकि हमारा जो है शुक्राणु जो है यानी स्पर्म जो है वह सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर में ही निर्माण होता है। बहुत सारे चरण मिलकर होते हैं, यानी बहुत सारे चरणों में होते हैं। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में, यानी दो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में, जैसे ऐसे बनाए थे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में, ये देखिए यहाँ भी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होगा क्योंकि इसको हम लोग काटे हैं, ट्रांसवर्सल काटे हैं। तो देखिए ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में एक कोशिका पाया जाता था, खास कोशिका, जो कि उन कोशिकाओं को कहते थे इंटरस्टेलियर सेल, या हिंदी में कहते थे अंतराली कोशिका। और अंतराली कोशिका का दूसरा नाम था मेरा लीडिंग सेल। क्या था? लीडिंग सेल, जो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन को वही स्राव करता था, स्रावित करता था। ये हो गया। फिर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो है एक ये ब्लड वेसल भी पाया जाता था। ब्लड वेसल भी पाया जाता है, हम लेक्चर 6 में पूरी तरह से पढ़ा दिया, इसलिए इसको स्पीड में खींचेंगे। तो इसमें ब्लड वेसल भी पाया जाता, तंत्रिका तंत्र भी पाया जाता था। और ये सेमनीफेरस के अंदर के परत में, यानी अंदर के परत में एक कोशिका पाया जाता था जिसको कहते थे जर्मल एपिथेलियम, यानी उसको हिंदी में कहते थे जनन उपकला उत्तक। जनन उपकला उत्तक का एक कोशिकाओं को कहते थे जर्म सेल। क्या कहते थे? जर्म सेल। तो वही जर्म सेल ना कोशिका विभाजन करते करते शुक्राणुओं का निर्माण करता है। तो फिर जर्म सेल, इसको क्या कहते थे? जर्म सेल कहते थे। जर्म सेल कहते थे, यानी जनन कोशिका कहते थे। जनन कोशिका कहते थे। जनन कोशिका के बीच में एक पीलर आकार का रहता था जिसको हम लोग सर्टोली सेल कहते थे। क्या कहते थे? सर्टोली सेल कहते थे। इस सर्टोली सेल का काम था कि शुक्राणु को जो है ना पोषण प्रदान करता था, विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण देने का कार्य करता था। इसका काम यह था। तो यही जनन कोशिका जो है ना बहुत तरह के अलग अलग प्रकार के चरणों में क्या बनाता है? स्पर्म का निर्माण करता है। हम अच्छी तरह से बता दिए, स्पर्म का निर्माण करता है, यानी शुक्राणु का निर्माण करता है। शुक्राणु का निर्माण करता है। तो शुक्राणु का जो निर्माण होता है, तो एक बार उसको भी स्पीड में बता ही देते हैं। देखिए ये जर्म सेल जो है इसी के अंदर में होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर में ही उसका निर्माण होता है। देखिए ये जर्म सेल जो था, ये जर्म सेल यही जर्म सेल को ना अधिक संख्या में हम लोग बढ़ाते हैं, यानी एक से अधिक संख्या में इसको बढ़ाते हैं। तो बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? समसूत्री विभाजन करते हैं। हमारे शरीर में प्राथमिक जनन यानी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को छोड़कर, यानी टेस्टिस को छोड़कर हमारे शरीर में सब जगह क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। तो यह समसूत्री विभाजन अपना संख्या को बढ़ाया समसूत्री विभाजन द्वारा। और ये जो निर्माण हुआ इसको कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। और इस फेज को हम लोग कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज कहते हैं। और इसकी एक कोशिकाओं को जो है ना लेके हम लोग आगे बढ़े थे, जो कि वृद्धि कर सके, जो कि मतलब ग्रोथ हो जाए। इस फेज को हम लोग ग्रोथ अवस्था कहते थे। ग्रोथ यानी वृद्धि अवस्था। तो ये कोशिका जो हम लेके चले एक को, इसको कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर इसमें हम लोग करवाते हैं अर्धसूत्री विभाजन। ये जो होता है मेरा 2n होता है, यानी इनकी गुणसूत्र की संख्या 46 होती है, इनके भी गुणसूत्र की संख्या 46 होता है। लेकिन जब हम लोग अर्धसूत्री विभाजन करते हैं तो उसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाती है? आधी हो जाती है। बहुत अच्छा से बताएं लेक्चर 6 में, इसलिए हम अभी स्पीड में ऐसे ही एक बार बता रहे हैं। जो लेक्चर 6 क्या होगा उसी को समझ में आएगा, क्योंकि हम बहुत स्पीड बता रहे हैं इसमें। तो इसमें जो है ये जो अर्धसूत्री विभाजन किए तो इसको कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं, जो कि n होता है। क्या होता है? n होता है, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन द्वारा गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाती है? आधी हो जाती है। तो
तो फिर हम लोग फिर एक बार करवाते हैं अनुसूत्री विभाजन, जो कि 4 स्पर्मेटिड का निर्माण होता है। किसका होता है? स्पर्मेटिड का। 4 स्पर्मेटिड का निर्माण होता है। इस अवस्थाओं को कहते हैं परिपक्व अवस्था, क्योंकि परिपक्वता होता है तभी कोई चीज़ कार्य करने में होता है, मदद करता है। तो ये क्या कहता है, ये स्पर्मेटिड जो है ना, थोड़ा थोड़ा अपना शुक्राणुओं में संरचना लेते आता है, थोड़ा थोड़ा, पूरी तरह से नहीं। इसको कहते हैं स्पर्मेटोजोआ, कहते हैं स्पर्मेटोजोआ। यही स्पर्मेटोजोआ को जो है ना पोषण प्रदान करता है, वही सर्टोली सेल। तो फिर उसके बाद करता है शुक्राणुओं का अच्छी तरह से संरचना अपने शरीर में अपना लेते आता है अच्छी तरह से। इस संरचना जो लाने वाला जो क्रिया कहते हैं उसको कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या कहते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। ये कल तक का था क्लास, हम लोग शुक्राणु का निर्माण कर लिए थे। ये मेरा कल तक का था क्लास। अब हम लोग आगे देखेंगे, आज का क्लास स्टार्ट करेंगे। तो आज का क्लास में हम लोग जो है पढ़ेंगे शुक्राणुओं के बारे में। शुक्राणु के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। शुक्राणु की संरचना पढ़ेंगे कैसे होती है, और क्योंकि ये 2 मार्क्स में पूछा जाता है। यहाँ तक जो था, यहाँ का क्लास कहाँ का था? पिछले क्लास का था, जो कि हम एक बार रिवीजन करवा दिए स्पीड में। आज का जो क्लास चलेगा, स्ट्रक्चर देखना है स्पर्म का कैसा होता है। देखिए शुक्राणु तो स्पर्म तो हम बना के दिखा चुके थे कल अगले लेक्चर में ही, लेकिन आज का लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि उसकी संरचना कैसी होती है। तो आप लोगों को पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बिना नर और मादा, नर यानी मेल और मादा यानी फीमेल, ये दोनों का होना ही आवश्यक है, तभी हमारा क्या होगा? संतति का निर्माण होगा। क्या होगा? संतति यानी बेबी का निर्माण होगा। ऐसा क्या होता है नर के पास और फीमेल के पास, क्या होता है जो संतति का निर्माण हो जाता है? तो मेल के पास क्या होता है? स्पर्म होता है। क्या होता है? स्पर्म होता है। और फीमेल के पास क्या होता है? ओवम यानी अंडाणु होता है। क्या होता है? अंडाणु। जब यह स्पर्म और अंडाणु मिल जाता है तो इससे क्या बनता है? जायगोट बनता है। क्या बनता है? जायगोट यानी युग्मनज, जो कि इसमें क्या होता है? इसमें पास का गुणसूत्र होता है 23, क्योंकि गैमेटोजेनेसिस के दौरान जो है ना गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। तो इसमें 23 गुणसूत्र होता है। 23 गुणसूत्र होता है। कितना होता है? 23 गुणसूत्र होता है। कहाँ से? मेल से। ये हुआ मेल का स्ट्रक्चर, ये सिंबल। ये हुआ फीमेल का, यानी ये नर और मादा का। तो ये होता है। तो ऐसा क्या होता है शुक्राणु में जो 23 गुणसूत्र होता है, ये तो हमें मालूम है, लेकिन और कैसा होता है उसमें नामकरण कैसे होता है? यानी एग्जाम में जो पूछा जाएगा, बोलेगा कि शुक्राणु का ये संरचना बनाए या शुक्राणु का फिगर बनाए और उनके नामकरण करें, यानी उसका नाम लिखे, क्या क्या होता है, क्या क्या अंदर में होता है। तो इतना ही जानना है। तो हम लोग देखते हैं, पहले शुक्राणु का कुछ बेसिक चीज़ लिख लेते हैं, तो उसके बाद हम लोग फिगर बनाएंगे। स्पर्म के बारे में, शुक्राणु देखिए इसमें क्या बनेगा फिगर। ये क्या होता है? ये क्या है? नर युग्मक होता है। ये क्या होता है? ये सबको कहता है, कहलाता है। ये तो सबको जानता है। यह नर युग्मक कहलाता है। यह नर युग्मक कहलाता है। दूसरा बात क्या है? यह एक कोशिकी होते हैं। यह एक कोशिका का होता है। यह एक कोशिकी या यूनिसेलुलर लिख सकते हैं इंग्लिश में। यह एक कोशिकी तथा मोटाइल होता है, यानी चल फिर सकता है। यह मूवमेंट करता है, चल होता है, चल। यह ओचल होता है, ओचल। मोटाइल लिख देते हैं इसमें, यह मोटाइल होता है। तीसरा पॉइंट क्या लिखाएगा? ये मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिकाएं भी है। ये तो बहुत बच्चा वाला चीज़ है। यह मानव शरीर का सबसे छोटा कोशिका है। क्या है? कोशिका है। क्या?
मानव शरीर का सबसे छोटी कोशिका है क्या? शुक्राणु। क्या? शुक्राणु। तो ये 3 पॉइंट था, पहले इसको लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग चलेंगे उसके फिगर में, कैसा कैसा है फिगर देखिएगा। चलिए अब देखते हैं उसका फिगर कैसा होता है। देखिए क्या लिखेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, शुक्राणु की संरचना। क्या? शुक्राणु की संरचना। देखिए ये जो है ये माध्य भाग है। पूरा फिगर बनाएंगे तब आपको समझ में आएगा। इसमें क्या रहता है? इसमें जेनेटिक मटेरियल रहता है, यानी पिताजी का क्या रहता है? डीएनए रहता है। यानी क्या है ये? जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल यानी आनुवंशिक पदार्थ। आनुवंशिक पदार्थ यानी डीएनए। क्या? डीएनए। इसमें जो है, इसमें इसके ऊपर में हेड में क्या होता है? हेड में एक एंजाइम पाया जाता है, एक्रोसोम नाम रहता है। एक्रोसोम में एक एंजाइम पाया जाता है जो कि ओवम की दीवारों को छेद करने में मदद करता है। क्या करता है? अंडाणु के दीवार को छेद करने में मदद करता है। तो इसमें एक टोपी आकार का ऊपर में रहता है ऐसे। इसमें क्या है? ये एक्रोसोम है। एक्रोसोम क्या होता है? हाइड्रोलाइटिक होता है। लाइटिक एंजाइम पाया जाता है, जो कि लाइटिंग मतलब होता है किसी चीज़ को तोड़ना। तो अब ये क्या बोलते हैं? हम क्या लिखा है? ये मोटाइल भी करता है, यानी वो चल करता है, ये मूवमेंट करता है। तो मूवमेंट करने के लिए इसको पोषण की ज़रूरत है। तो पोषण कहाँ से आएगा? हम लोग भोजन करते हैं। तो भोजन जो करते हैं वो पोषण जो स्टोर रहता है वो गोल्जी बॉडी में रहता है। कहाँ रहता है? गोल्जी बॉडी में रहता है। तो इसमें गोल्जी बॉडी भी पाएगा। यह है गोल्जी बॉडी। दोनों तरफ लिख देते हैं, गोल्जी बॉडी होता है इसमें। अच्छा, ये गोल्जी बॉडी है। फिर इसके एक परत रहता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है, चढ़ावा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन चढ़ा रहता है। लास्ट में क्या हो जाता है? पतला हो जाता है। देखिए ये इसमें एक 2 सेंट्रियोल पाया जाता है। इस नीचे वाला सेंट्रियोल से जो ना एक धागा निकली रहती है, जिसको हम लोग एक्सियल फिलामेंट कहते हैं, यानी तंतु कहते हैं। धागा रहता है तो धागा को तंतु कहते हैं। तो हम पहले इसका नाम लिख देते हैं। ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये है, इसका नाम है प्रोमैक्सोल सेंट्रियोल। पीछे वाला को कहते हैं डिस्ट्रियोल। सेंट्रियोल है। इसमें क्या होता है? देखिए ये पूरी कोशिकाएं हैं। यह मूवमेंट करेगा तो ये तो हमारे शरीर के बाहर हो निकल लेगा, तो मूवमेंट करेगा तो इसमें जो है ना, ये इसमें तो कोशिका है, तो इसमें तो कोई मतलब ये पावर हाउस बनी, ऊर्जा का तो निर्माण भी कोई करना चाहिए ना। तो ऊर्जा का निर्माण तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। हमको पता होगा, क्या बच्चे में ही पढ़े होंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम है कि जब सांस लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन से जो है ना, ऑक्सीजन आता है हमारे कोशिकाओं में, तो माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो है ना एक क्रेब्स साइकिल चलता है। जिससे क्रेब्स साइकिल चलता है तो उसमें क्या होता है? एटीपी का निर्माण होता है, यानी ऊर्जा का निर्माण होता है, जो कि ऊर्जा पावर हाउस भी कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। और माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज किया था वह क्या था? कौन? वह क्या था? उसने ये कौन क्या था? अल्टमैन ने क्या था? मेरा भी दिमाग से उड़ गया था।
देखो ये गोल्जी बॉडी का खोज किया था कैमिलो गोल्जी ने, तो गोल्जी का ही नाम रखाया है। लेकिन ये माइटोकॉन्ड्रिया का जो खोज किया था वह क्या था, अल्टमैन ने किया था। कब किया था, अल्टमैन ने, जो कि 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज बनता है। तो ऊर्जा का निर्माण यही करता है, लेकिन ऊर्जा स्टोर रहता है कहाँ, गोल्जी बॉडी में। तो इसमें क्या पाएगा, इसमें स्पाइरल तरह का क्या पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा। क्या पाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा। और ये क्या है मेरा, ये है एक्सियल फिलामेंट। क्या होगा, एक्सियल फिलामेंट। देखिए इस भाग को जो है ना, हेड वाला भाग को हम लोग कहते हैं, हेड वाला भाग, ये ऊपर वाला भाग को कहते हैं हेड, नंबर 1 हेड। और ये जो गर्दन वाला भाग है, जो दो प्रेमेक्सियल और डिस्ट्रियल सेंट्रल जो रहता है, उस भाग को कहते हैं नेक भाग। और इस भाग को कहते हैं, क्या कहते हैं, मिडिल भाग। और इन भाग को कहते हैं टेल, डी नंबर में टेल। देखिए अक्सर ना किताब में 3 ही दिया रहता है, कितना दिया रहता है, 3 ही दिया रहता है। लेकिन कोई किताब में 4 दिया रहता है, इसलिए हम 4 लिख दिए, उससे दिमाग नहीं लगाना आपको। एनसीईआरटी में देख लीजिएगा। तो ये जो नेक भाग जो है ना, गर्दन वाला भाग को हम लोग नेक कर देते हैं। और जो जहाँ माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें एग्जाम में, ऐसे पूछेगा कि ये हेड वाला भाग में क्या होता है, यानी शुक्राणु के हेड भाग में क्या होता है। तो आपको माना है जेनेटिक मटेरियल, यानी आनुवंशिक पदार्थ माना है। क्या माना, आनुवंशिक पदार्थ। अब पूछेगा मिडिल भाग में क्या होता है, तो क्या बोलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये देखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये हो गया। तो इतना ही लिखना था, हम लिख दिए शुक्राणु के बारे में 3 बात लिख दिए ना, कि यह नर युग्मक होता है, ये एक कोशिकी होता है, ये चल भी फिर सकता है, और ये मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिकाएं हैं। 3 पॉइंट बनाए थे, ये 3 पॉइंट और ये फिगर अच्छी तरह से बना लीजिएगा, तो काम खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काम खत्म। तो इतना ही आता है। तो इसको आई हो आप लोग बना लीजिएगा। अब जो है हम लोग कल का जो क्लास होगा, कल हम लोग पढ़ेंगे वेरी इंपॉर्टेंट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरी तरह से पढ़ के ख़त्म कर दिए हैं, क्योंकि हम लोग शुक्राणु तक बना के रख दिए थे। आप पहला क्लास का ओवरव्यू देखिएगा पूरा चैप्टर का, तो उस चैप्टर से आपको पता चलेगा कि हम लोग कहाँ तक आ गए हैं। और कल जो है हम लोग दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, यानी शुक्राणु हम लोग बना के रेडी हो गए। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव का पूरा सिस्टम पढ़ेंगे, और उसके ओवम तक, यानी ओवम बना के रहेंगे, तब हम लोग यानी कॉपुलेशन पढ़ेंगे, यानी ट्रांसफ़र पढ़ेंगे। ये गैमीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है, यानी शुक्राणु का ट्रांसफ़र कैसे होता है, संभोग या मैथुन के हिसाब से कॉपुलेशन उसको इंग्लिश में कहते हैं। तो उसको पढ़ेंगे फिर बाद में, अभी उसको नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हम पूरा पार्ट पढ़ लेंगे, तब हम लोग कॉपुलेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कॉपुलेशन। एक बार हम दिखाई देते हैं, एक बार देख लीजिए इसको, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी तुरंत, कि हम लोग कहाँ तक पढ़ें और हम लोग कहाँ आप फिर पढ़ेंगे, यानी क्या पढ़ेंगे। देखिए एक बार जल्दी। वो देखिए गोल्जी बॉडी का हम नाम नहीं लिखे हैं। ये क्या है मेरा, गोल्जी बॉडी क्या है, गोल्जी बॉडी ये वाला भाग, गोल्जी बॉडी। चलिए अब मिटाते हैं, देखते हैं कहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। देखिए हम लोग ह्यूमन में पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन। तो देखिए इसमें क्या चीज़ था, 2 चीज़ था। एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या पढ़ना था, सिस्टम, जो कि हम लोग ख़त्म कर चुके हैं, पढ़ के ख़त्म कर चुके हैं। उसमें हम लोग टेस्टिस इंपॉर्टेंट चीज़ था, तो हम लोग टेस्टिस को भी पढ़ के ख़त्म कर दिए। उसके बाद हम लोग स्पर्म या स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ना था, यानी शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है, उसके बाद शुक्राणु कैसे बनता है उसके बारे में हमको पढ़ना था। तो हम लोग स्पर्म को पढ़ के हम लोग समाप्त कर लिए, यानी स्पर्म को पढ़ लिए, स्पर्म की संरचना भी हम लोग देख लिए। अब जो हम लोग का कल क्लास होगा, हम लोग का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा। क्या होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग का इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो जाएगा, ओवरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओवरी। क्या हो जाएगा, ओवरी। ओवरी पढ़ेंगे। फिर ओवरी में हम लोग भी फिर देखिए इसमें स्पर्म बनने की क्रिया को क्या बोलते थे, स्पर्मेटोजेनेसिस। लेकिन हम लोग ओवम बनने की क्रिया को oogenesis कहेंगे। क्या कहेंगे, oogenesis कहेंगे। तो इसमें जो ओवम बनेगा, फिर ओवम पढ़ेंगे हम लोग, इतना पढ़ेंगे। इतना जब हम ओवम बना के हम लोग रेडी हो जाएंगे तब हम लोग कॉपुलेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कॉपुलेशन पढ़ेंगे। तो कल का पहला क्लास होगा हम लोग का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव ए नाइस डे, बाय।